नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल JK अकेडमी बाय गौरव कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले हम लोग 9th क्लास का वीडियो 9th क्लास के मैथ पढ़ रहे थे। अब जो है आज, जैसा मैंने आपको कहा भी था कि आज नया टॉपिक हम लोग CTET के लिए, STET के लिए, BEd के लिए, DLED के लिए, ये सारे उस सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, यानी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं, आज उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें कि वो भी इसका लाभ उठा सके। और मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, और कोई समस्या है तो कमेंट करें। चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में, अध्ययन की विधियों में 3 विधि आपको प्रमुख है। पहला है निरीक्षण विधि, इसके द्वारा। दूसरा है विवरणात्मक विधि, और तीसरा है प्रयोगात्मक विधि। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि आपको दो तरह के होती है, एक अंतर्दर्शन और एक बहिर्दर्शन। यानी पहला है अंतर्दर्शन और दूसरा है बहिर्दर्शन। इसके माध्यम से हम लोग निरीक्षण विधि करते हैं। अब आगे है दूसरा जो है विवरणात्मक विधि। विवरणात्मक विधि ये आपको मुख्यतः 6 प्रकार से होते 6 प्रकार से की जाती है। जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, नैदांतिक विधि और सर्वेक्षण विधि। इस तरह से हम लोग करते हैं। उसके बाद एक आपका तीसरा है, जो आपका तीसरा है मित्रों, वो है आपका प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि 3 तरह का होता है। एकल प्रयोग विधि द्वारा समतुल्य समूह प्रयोग, एकल समूह प्रयोग, समतुल्य समूह प्रयोग और चक्रावृत्ति समूह प्रयोग। ये 3 तरह के हम लोग विधियों से प्रयोगात्मक विधि निकालते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला विधि हम लोग पढ़े हैं, आज उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें है निरीक्षण विधि। तो निरीक्षण विधि हम लोग आज शुरुआत करते हैं। निरीक्षण विधि में दोनों विधियों के बारे में। तो मित्रों, यदि आप ऐसे बैठे हैं तो कॉपी कलम निकाल लें, क्योंकि इसमें लिखना कम, मैं लिखूंगा कम और बोलूंगा ज़्यादा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको बोलूंगा और आप लोग नोट करेंगे। तो इसलिए आप नोटबुक निकाल लें। चलिए मित्रों, आशा करता हूँ आप लोग नोटबुक निकाल लिए होंगे, कलम निकाल लिए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो अंतर्दर्शन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं बोलूँगा। अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन की विधियां हैं, इसमें पहला तो एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो मैंने बताया है, और दूसरा जो है आज का आधुनिक मनोवैज्ञानिक ढंग से जो होता है, वैज्ञानिक ढंग से, उसमें जो है आपको मुख्यतः जो है कम से कम तो 6 प्रमुख विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहले होनी चाहिए यथार्थ, दूसरा होना चाहिए वस्तुनिष्ठा, परीक्षण योग्यता, पुनरावृत्ति, सार्वभौमिकता। ये सब उपयोगी है आधुनिक में। तो इसमें कुछ आधुनिक भी हैं और कुछ प्राचीन भी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आधुनिक भी हैं और प्राचीन भी हैं, और किसका किसका इस्तेमाल होता है और किसका भी नहीं हो रहा है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निरीक्षण विधि देख रहे हैं। तो निरीक्षण विधि जो है ये सबसे प्राचीन विधि है। ये सबसे प्राचीन विधि है, मनोविज्ञान की संभवतः सबसे प्राचीन विधि है। इसका प्रतिपादक संरचनावाद के मनोवैज्ञानिक विल्हेम वुड ने किया था, और उसके सहयोगी में उनके जो शिष्य थे टिचनर, उनने भी सहायता की थी, और दोनों मिलकर इसका प्रयोग किया था। ये अंतर्दर्शन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति में चेतना होती है,
जो चेतनानुभूति होती है उसको अध्ययन करना ही आपका अंतर्दर्शन कहलाता है। जो चेतनानुभूति होती है उसके द्वारा इसका किया जाता है। तो इसमें जैसे कि आपका संवेदना आता है, भाव आता है, प्रतिमा आता है, जो आपका अंतर चेतना है, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दुखी है, क्यों दुखी है ना, रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये सब का ज्ञान करके हम जो है इस विधि से शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपका सारे घृणा, दोष, प्रेम आदि सारे भावनाओं को इसमें देखना पड़ता है। इस विधि को अवलोकन किया जाता है, इसलिए इसको अवलोकन विधि भी कहते हैं, और इसको आत्मगत निरीक्षण विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सीधा आंतरिक चेतना का होता है, इसलिए इसको आत्म आगे है मित्रों कि अंतर्दर्शन यह विधि जो है आजकल प्रयोग नहीं होता है, इसको मान्य स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सबसे प्राचीन है और यह वैज्ञानिक ढंग का नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक ढंग का इसलिए नहीं है क्योंकि वैज्ञानिक ढंग के जो मैंने आपको बताया था, जो 6 चीज़ें होनी चाहिए। आपका कर्मबद्धता होनी चाहिए, यथार्थता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, परीक्षण योग्यता होनी चाहिए, पुनरावृत्ति होनी चाहिए, सार्वभौमिकता होनी चाहिए। तो ये सब इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं है, इसलिए वर्तमान में इसका उपयोग नहीं होता है। आगे मित्रों, इसका दूसरा जो है आपका बहिर्दर्शन विधि। ये बहिर्दर्शन विधि, ये विधि का जो व्यवहारवाद को मानने वाले मनोवैज्ञानिक जॉन वी वाटसन ने किया था। ये उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी कहा था, और व्यवहार का विज्ञान का अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा कि निरीक्षण विधि द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, और इसमें उन्होंने व्यवहार को ही प्रमुख माना था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम बहिर्दर्शन विधि रखा, और इसके द्वारा हम लोग निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो बहिर्दर्शन इसको हम लोग 2 प्रकार से जानते हैं, एक औपचारिक बहिर्दर्शन और एक दूसरा होता है अनौपचारिक बहिर्दर्शन। तो औपचारिक बहिर्दर्शन को व्यवस्थित एवं पूर्व निर्धारित ढंग से संपन्न किया जाता है, लेकिन जो आपका दूसरा अनौपचारिक होता है, उसमें जो है ये कह सकते हैं आप कि पूर्ण रूप से ये वस्तुनिष्ठता पर आधारित होता है, और इसके लिए एक निरीक्षण सूची तैयार किया जाता है और उसके आधार पर किया जाता है। अब यहाँ से बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इसका हमारे शिक्षा में क्या उपयोग है। तो हमारे शिक्षा में इसका उपयोग होता है कि बहिर्दर्शन विधि द्वारा शिशुओं, बालकों, किशोरों, प्रौढ़ों, समूहों आदि का व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है, और जिससे कि हम विद्यार्थियों की पहचानने में मदद कर सकते हैं। अब जो है आपका विवरणात्मक विधि में हम लोग चलते हैं। तो विवरणात्मक विधि में सबसे पहला आता है जीवन इतिहास विधि। तो जीवन इतिहास विधि, नाम से ही पता है जीवन इतिहास, यानी जीवन के पूरा इतिहास का अध्ययन करना, इसमें पूरे समस्याओं का अध्ययन करना होता है। इसमें बालकों के माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी, सगे संबंधियों सबका अध्ययन किया जाता है, सबसे पूछा जाता है, और जो भी तर्क उन्होंने देते हैं, जो निष्कर्ष देते हैं, जो तथ्य देते हैं, उसके आधार पर ये जीवन इतिहास विधि द्वारा हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपका ये है कि इससे उपचारात्मक शिक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा है व्यक्ति परामर्श देना है, उसके लिए भी उपयोगी है। मानसिक विकारों के लिए भी उपयोगी है। ये मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि और पिछड़े बालकों, रोगग्रस्त बालकों को चयन करने में भी ये काफ़ी उपयोगी है। तो इसके लिए हम ये जीवन इतिहास विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी व्यय, अधिक धन भी खर्चा होता है, इसलिए व्यवहार में काफ़ी कम आता है। अगला है आपका विकासात्मक विधि। तो विकासात्मक विधि जो है इसे जेनेटिक विधि भी कहते हैं, यानी विकास कैसे कैसे बालक किया उसको हम लोग सीढ़ी बाई सीढ़ी
सीढ़ी बाई सीढ़ी पढ़कर इसका हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसमें जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, यानी जहाँ तक का हमको विश्लेषण करने कहा जाएगा वहाँ तक का सारे तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। तो अब इस देखने में लगता है कि जीवन, इतिहास और विकासात्मक दोनों एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। काफ़ी हद तक बहुत मिलता जुलता है, लेकिन बहुत अंतर है। जीवन इतिहास कैसे अंतर है, देखिए। जीवन इतिहास विधि में व्यक्ति से संबंधित सूचना अन्य व्यक्तियों से उपलब्ध होता है, जबकि विकासात्मक विधि में जो मनोचिकित्सक होते हैं वो सभी खुद ही इकट्ठा करते हैं सभी सूचनाओं का, और सभी सूचनाओं को नियंत्रित करते हैं, सभी सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो दोनों में अंतर है। और इसके माध्यम से जो है बालकों के विभिन्न अवस्था की विशेषता ज्ञात करने में मदद मिलती है, और बालक किस ओर जाके विकास करेगा उसकी भविष्यवाणी करने में भी काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी इसकी विडंबना है, सबसे बड़ा इसकी समस्या है कि इसमें काफ़ी समय लग जाता है, धन का ही व्यय होता है, और ये कह सकते हैं कि अव्यवहारिकता सिद्ध होता है, क्योंकि इतना समय में किसी के बारे में बताना, किसी के बारे में निष्कर्ष निकालना, किसी के बारे में जीवन का संदेश देना, ये काफ़ी दुर्लभ है। तो इसलिए ये सब जो है अव्यवहारिक माना जाता है। तुलनात्मक विधि, तो तुलनात्मक विधि का मतलब क्या होता है मित्रों? तुलना करना। तो तुलना करना का मतलब, जैसे दो व्यक्तियों के बीच तुलना, दो भाइयों बहन के बीच की तुलना, या पशु पक्षियों के बीच तुलना। तो तुलना करके अध्ययन करना, लड़का लड़की के बीच तुलना करना, तो तुलना करके अध्ययन करना ही कहलाता है तुलनात्मक विधि। तो तुलनात्मक विधि में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें इसका हानिकारक प्रयोग जो है हम मनुष्यों पर ना करके हम जानवरों पे कर सकते हैं, और फिर उसका उपयोग मनुष्यों पे कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रयोग अधिक से अधिक सफल हो पाएगा और मानव जीवन का नुकसान भी कम होगा। तो मित्रों ये कैसा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ये मित्रों उपयोगी है, यहाँ से प्रश्न आते हैं सीटेट में भी, स्टेट में भी, और बीएड के लिए तो है ही, जहाँ पे पढ़ना है आप लोग को। चलिए उसके बाद है मित्रों मनोविश्लेषणात्मक विधि। तो मनोविश्लेषणात्मक विधि आपका नाम से ही पता है कि मन का, तो इस विधि का प्रतिपादक जो है सिगमंड फ्रायड नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने किया था। उनके अनुसार मन का ही आकलन करना ही मनोविज्ञान है, यानी उसकी जो अचेतना है, जो उसके अंदर भावना है, जो इच्छा है, यदि उसका हम अध्ययन कर लें तो व्यक्ति जो है जिसको हम लोग असामान्य व्यवहार कहते हैं उसका अध्ययन कर लिया जाए तो व्यक्ति क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या करना चाहता है, उसका अध्ययन हो जाएगा। तो इसका उपयोग जो है हम लोग अचेतना, अर्धचेतना, चेतना, जीवों के व्यवहार के अध्ययन के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। इससे व्यक्ति का ग्रंथियों का ज्ञान भी हो सकता है, मानसिक विकार का निदान का उपचार इस विधि से संभव हो पाएगा। तो ये सारे जो है हम लोग मनोविश्लेषणात्मक विधि में पढ़ते हैं। तो आगे है आपका नैदानिक विधि। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की ये एक व्यवहारिक और जटिल अध्ययन है इसमें, क्योंकि दैनिक जीवन में व्यक्ति जो भी करता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है, और यह शिक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें पिछड़े बालकों के लिए, उच्च मानसिक योग्यता वाले छात्रों के लिए, असफल छात्रों के लिए, सफल छात्रों के लिए यहाँ से भेद करना काफ़ी आसान होता है इस विधि द्वारा। इसलिए इसका उपयोग जो है उपचारात्मक उपाय के लिए आवश्यक होता है, निदानात्मक विधि के लिए इसका उपयोग काफ़ी होता है। तो इस विधि से हम लोग उपचारात्मक निदानात्मक विधि भी प्रयोग भी कर सकते हैं, निदान के लिए भी और उपचार के लिए भी। और इसमें सबसे अंतिम है सर्वेक्षण विधि। तो ये आधुनिक विधि है, इसको हम लोग सबसे आधुनिक विधि फिर मानते हैं, और ये प्रचलन में अधिक है। इसके लिए इस विधि में प्रायः व्यक्ति के किसी प्रति 10 को, यानी किसी भी घटना को लेकर उसके आधार पर उसको सांख्यिकी विधि में रखकर और सूचनाओं का अवलोकन करना, साक्षात्कार करना, प्रश्नावली परीक्षण आदि मापदंडों की सहायता से सांख्यिकीय ढंग से उसको विश्वसनीयता लाना और उस पर निर्भर करना इस विधि के अंतर्गत होता है।
और तो इसलिए इसको आधुनिक विधि कहते हैं, क्योंकि ये सबसे अधिक विश्वसनीय है, क्रमबद्ध तरीके से होता है, इसमें वैध भी है, इसलिए इसको हम लोग आधुनिक विधि कहते हैं। इसका और यह विधि काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें जो है सूचना कम इकट्ठा करना पड़ता है, समय कम लगता है, लागत भी कम लगता है, और आसानी से हम किसी के बारे में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो जीवन में क्या करना चाहता है, हम सही दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो मित्रों, ये विकासात्मक विधि का कुछ भाग था, उसको हमने किया। आगे एक विधि और बच रहा है आपका, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि जो आपका बच रहा है ये अगले वीडियो में आएगा, ये प्रयोगात्मक विधि अगले वीडियो में आएगा। इसके साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक के विषयों में हम लोग जानेंगे। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।